कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और इसका रीज़न ये दिया कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक कैनेडियन सिटीजन है, उसकी हत्या करने में इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज का हाथ हो सकता है। और इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। पिछले कुछ दिनों से कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी समर्थक है या फिर जो खालिस्तानी इस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, उनके मरने की खबर आ रही है। लेकिन ये जितने भी मर्डर हो रहे हैं उसका इल्जाम कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डाल रही है। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये खालिस्तान टाइगर फोर्स से एसोसिएटेड था। ये जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है और इसी खालिस्तान टाइगर फोर्स ने जलंधर में हिंदू प्राइस्ट का खून करवाया था ताकि पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच में क्लैशेस हो सके, उन्हें लड़वाया जा सके। तो हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद आखिर कनाडा क्यों बौखलाया हुआ है? और इसके साथ साथ ये जो पूरा खालिस्तान का मूवमेंट है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको 1984 तक बताया था, उसके बाद आखिर क्या हुआ और अब तक आखिर ये जो खालिस्तान मूवमेंट है वो कैसे चल रहा था और इसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंट आईएसआई का कैसे हाथ है, चाइना कैसे रोल प्ले कर रहा है और इसके साथ साथ CIA कैसे रोल प्ले कर रहा है। इन सब सवालों के जवाब आपको आगे आने वाले कुछ मिनटों में मिल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को 1970 के बाद शुरू कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले तक जो भी चीजें हुई थी उसके सारे डिटेल्स मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि चीजों को समझने में आपको और ज्यादा आसानी हो। तो 1970 में अकाली दल जो कि पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने जगजीत सिंह को भेजा यूके ताकि वो वहां से सिखों का सपोर्ट ला सके इस खालिस्तान मूवमेंट के लिए। जगजीत सिंह 1970 में यूके जाते हैं और वहां पे बहुत सारे मीटिंग करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं खालिस्तान के सपोर्ट में। उसके बाद जगजीत सिंह नजर में आते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल याहिया खान के। क्योंकि 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा था और इस चीज का बदला लेने के लिए पाकिस्तान बहुत सालों से इंतजार कर रही थी एक मौके का और पाकिस्तान को यहाँ पे एक मौका दिखाई देता है। जगजीत सिंह जब याहिया खान के नज़र में आते हैं तो याहिया खान जगजीत सिंह को पाकिस्तान बुलाते हैं और पाकिस्तान बुलाकर उनको सिखों के जो होली स्क्रिप्चर्स और बुक्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी होती है वो जगजीत सिंह को हर तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियली भी और सपोर्टिव तरीके से भी। जगजीत सिंह इन सभी स्क्रिप्चर्स और बुक को लेकर वापस यूके जाते हैं और वहाँ पे जो सिख होते हैं उनको दिखाते हैं कि देखो मैं पाकिस्तान से ये सब चीज़ें लेकर आया हूँ, हमारे जो होली बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो लेकर आया हूँ। तो वहाँ के जो सिख होते हैं उनको ये लगता है कि जो जगजीत सिंह है वो उनके कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, सिखों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब सिखों का सपोर्ट जगजीत सिंह को मिलने लगता है और इस बात की जो खबर होती है वो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पास पहुंच जाता है। अब जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं वो जगजीत सिंह को ये सजेस्ट करते हैं कि आपका ये जो खालिस्तान का मूवमेंट है इसको आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करो और इसके लिए आपको जो भी सपोर्ट हो सकता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है या किसी भी तरीके का जो सपोर्ट हो सकता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद जगजीत सिंह खालिस्तान का पोस्टर टाइम्स न्यूज़पेपर में छपवाते हैं और ये पहली बार था जब पूरे दुनिया के सामने खालिस्तान का ये जो पोस्टर होता है, खालिस्तान का ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरी दुनिया के सामने आता है। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन सब चीज़ों को इतने दावे से कैसे कह सकता हूँ। ये PDF है जो कि इंटेलिजेंस रिव्यू का एक PDF है और इसमें हेनरी किसिंगर के टैक्टिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। अब हेनरी किसिंगर एक CIA का एजेंट था और इस PDF में मुझे डिटेल्स मिले कि जगजीत सिंह और इस पूरे खालिस्तान मूवमेंट को CIA और अमेरिका वाले कैसे सपोर्ट कर रहे थे और यही रीजन था कि UNO के मीटिंग में खालिस्तान के इस मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करवाने में जगजीत सिंह कामयाब हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय पे अमेरिका को खालिस्तान के सपोर्ट करने से उनका क्या फायदा होता। अमेरिका की हिस्ट्री रही है, जब भी बात इंडिया की आई है, जब भी बात हमारे देश की आई है तो वो हमेशा से पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया है। फिर वो चाहे आप फाइनेंशियल हेल्प की बात कर लो या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स के तौर पे बात कर लो। जगजीत सिंह को अमेरिका में एंट्री के लिए जनरल डैनी ग्राहम और सीनेटर जेसी हेल्म्स ने हेल्प किया था। जेसी हेल्म्स उस समय के यूएसए फॉरेन रिलेशंस के सबसे बड़े अधिकारी थे और यहाँ तक कि बाद में जगजीत सिंह को बिना पासपोर्ट के यूएसए में आना अलाउ हो गया। अमेरिका के CIA और पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा किया गया ये कवर्ट ऑपरेशन जो कि खालिस्तानियों के समर्थन में था, इसके बारे में बी रमन अपनी किताब काउबॉयज ऑफ रॉ में भी लिखते हैं।
अमेरिका से जगजीत सिंह की हेल्प एक और व्यक्ति कर रहा था और इस व्यक्ति का नाम था भजन सिंह भिंडर। ये भजन सिंह भिंडर एक की प्लेयर है, इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि ये इस पूरे खालिस्तान वाले मूवमेंट में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। भजन सिंह भिंडर पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम कर रहा था क्योंकि इन सभी का एक कॉमन दुश्मन था और वो था भारत। भजन सिंह भिंडर जब आईएसआई के लिए काम कर रहा था तो वहां पे उसका कोड नेम था इकबाल चौधरी। अब यहीं पे दूसरी साइड कनाडा में देख लेते हैं कि उस समय पे कनाडा में आखिर क्या चल रहा था। जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरे ट्रूडो, तो पियरे ट्रूडो जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे तो इंदिरा गांधी ने उन्हें खालिस्तान के बारे में एक्शन लेने को कहा था। पियरे ट्रूडो ने भी उस टाइम खालिस्तान के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। अब भजन सिंह भिंडर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में वेपन्स भेज रहा था। वहीं पे पाकिस्तानी आईएसआई वाले लोगों को मिलिट्री की ट्रेनिंग देके उनको मिलिटेंट बना के इंडिया में भेज रहे थे। जब भिंडरावाला गोल्डन टेम्पल में घुसता है और गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लेता है तो वहां पे उसकी मदद कर रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई और चाइना वाले। जो बंदूकें गोल्डन टेम्पल से बरामद हुई उन पे पाकिस्तान के मार्किंग्स थे। चाइनीज RPG-7 ग्रेनेड लॉन्चर्स भी थे। गोल्डन टेम्पल में मारे गए भिंडरावाले के लोगों का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें 2 लोग सरकमसाइज्ड पाए गए और सिख कभी भी सरकमसाइज्ड नहीं होते हैं, यानी कि ये जो 2 लोग थे वो मुस्लिम्स थे और मोस्ट प्रोबेबली इनको पाकिस्तान से ट्रेन करके भिंडरावाले की हेल्प करने के लिए गोल्डन टेम्पल में भेजा गया था। अब 1984 में जो एंटी सिख राइट्स होते हैं उसके बाद बहुत सारे सिख अलग अलग कंट्रीज में सेटल हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे सिखों को ये लग रहा था कि इंडिया के अंदर वो सेफ नहीं है, तो बहुत सारे सिख यूके, यूएस और कनाडा में जाके शिफ्ट हो जाते हैं और कनाडा और यूके के अंदर जो सिखों की पॉपुलेशन होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब कुछ सालों तक ये मुद्दा ओपनली सामने में शांत होता है लेकिन अंदर ही अंदर खालिस्तानियों की हेल्प कर रहे होते हैं पाकिस्तान के आईएसआई वाले और चाइना वाले। भजन सिंह भिंडर ने एक व्यक्ति से कांटेक्ट किया और उस व्यक्ति का नाम था लाल सिंह। अब ये जो लाल सिंह था ये राजीव गांधी को मारने के लिए जो ग्रुप बनाया गया था उस ग्रुप का एक व्यक्ति था। अब क्योंकि राजीव गांधी को मारने का जो इनका प्लान था वो फेल हो गया था FBI के कारण, तो इस कारण से लाल सिंह वापस इंडिया जाना चाहता था। लेकिन भजन सिंह भिंडर लाल सिंह से कांटेक्ट करता है और उसे पाकिस्तान भेजता है फेक पासपोर्ट पे। अब लाल सिंह यहाँ पे पाकिस्तानी आईएसआई से मिलता है, उनसे बातचीत करता है और पाकिस्तानी आईएसआई ज्वाइन कर लेता है। पाकिस्तानी आईएसआई ज्वाइन करने के बाद लाल सिंह का जो कोड नेम होता है वो बन जाता है इकबाल गिल। 1990 में पाकिस्तान की आईएसआई, जमाते इस्लामी और खालिस्तानी टेररिस्ट एक साथ कोलैब करते हैं और आईएसआई में एक अलग ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम होता है K2 यानी कि खालिस्तान कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, खालिस्तानियों को खालिस्तान चाहिए था और कश्मीर के जो मिलिटेंट्स थे वो चाहते थे कि कश्मीर को भारत से अलग कर ले। तो इन सभी लोगों का दुश्मन सेम था और वो था भारत, हमारा प्यारा देश भारत। खालिस्तानियों की तरफ से लाल सिंह लीड कर रहा था और इसके लिए उसे जो फंड्स आ रहे थे वो आईएसआई की तरफ से आ रहे थे और साथ ही साथ जो भजन सिंह भिंडर था जो कि यूएसए में बैठा हुआ था वहां से आ रहा था। 1991 में लाल सिंह आईएसआई के आतंकवादियों और खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ इंडिया आता है और उत्तराखंड के रुद्रपुर में ब्लास्ट करता है और इसके बाद इनकी जो प्लानिंग होती है वो कुछ और ब्लास्ट करने की होती है जो कि पिछले वाले ब्लास्ट से भी बड़े होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और ब्लास्ट कर पाए, दादर के रेलवे स्टेशन से जब वो गुजरात की तरफ जाने वाले थे तो उसी समय पे मुंबई की जो पुलिस होती है वो उन्हें वहां पे पकड़ लेती है। जैसे ही मुंबई पुलिस लाल सिंह को पकड़ती है तो लाल सिंह साइनाइड की गोली निकालता है और खाने की कोशिश भी करता है। अब ये जो साइनाइड की गोली थी वो इसलिए खा रहा था ताकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मुंबई पुलिस के हाथ न लग जाए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लाल सिंह के पास कितने सारे क्रूशल इन्फॉर्मेशन थे। इसके बाद की मुंबई पुलिस इंट्रोगेशन करती है और लाल सिंह के मुंह से सब कुछ उगलवा लेती है। इनकी प्लानिंग थी कि इंडिया के मेजर सिटीज में अलग अलग जगह पे ब्लास्ट करें जिसके बाद कि इंडिया के अंदर कम्युनल क्लैशेस हो और कम्युनल क्लैशेस होने के समय पे वो इस चीज का फायदा उठाए और एक तरफ से पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करे, दूसरी तरफ से चाइना इंडिया के ऊपर हमला करे और तीसरी तरफ से जो खालिस्तानी है वो देश के अंदर आतंक मचाए और कश्मीर को भारत से अलग करके कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए, खालिस्तान एक अलग देश बना लिया जाए और इंडिया के बहुत सारे जो पार्ट हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उन सबको चाइना अपने पास ले जाए। तो लाल सिंह के पकड़े जाने के बाद ये जो आईएसआई ने ग्रुप बनाया था K2 कश्मीर खालिस्तान, इसकी जो कमान होती है वो पाकिस्तान के आईएसआई वाले महमूद मलही के हाथ में दे देते हैं और ये जो महमूद मलही होता है इसका कोड नेम होता है चौधरी साहब। अब शाहिद महमूद मलही की ज्वाइनिंग पाकिस्तान के बलूच आर्मी के 25th बटालियन में हुआ था और इसका भाई खालिद महमूद मलही पाकिस्तान के सिंध रेजिमेंट में पोस्टेड है। K2 ग्रुप लगातार भारत में वेपन्स भेज रहा था और इसके साथ साथ ड्रग्स भी, ताकि ड्रग्स के जरिए यूथ को बर्बाद किया जा सके और साथ ही साथ फंड्स भी मिलते रहे। मीनवाइल भजन सिंह भिंडर जो कि यूएसए में बैठा हुआ था वो इस पूरे खालिस्तान के मूवमेंट को फंड प्रोवाइड करने के लिए
ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कर रहा था और साथ ही साथ डीवीडीज की पायरेसी भी कर रहा था। और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए भजन सिंह भिंडर ने ट्रक्स का एक नेटवर्क बनाया और इन ट्रक्स के जो ड्राइवर थे उनमें अपने ही लोगों को शामिल किया। ड्रग्स के ट्रैफिकिंग के लिए और इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इसके लिए भजन सिंह भिंडर ने गुरुद्वारा साहिब का सहारा लिया और गुरुद्वारा साहिब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब में बहुत से ह्यूज अमाउंट में फंड्स आते थे। सिख कम्युनिटी के लोग गुरुद्वारा साहिब में ये सोचकर फंड्स देते थे कि उस फंड से जो सिख कम्युनिटी है उनकी भलाई होगी, लोगों की हेल्प की जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसके पीछे भजन सिंह भिंडर एक रैकेट चला रहा है जो कि इस पूरे पैसे को ड्रग्स के ट्रैफिकिंग में और साथ ही साथ खालिस्तान मूवमेंट को फंड करने के लिए यूज कर रहा है। और इसी ड्रग ट्रैफिकिंग के नेटवर्क के कारण यूएसए की DEA यानी कि ड्रग एंड इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसके पीछे लग गए थे। भजन सिंह भिंडर भारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला करना चाहता था और इसके लिए वो एक बहुत बड़े डीलर से एम्युनिशंस की डील कर रहा था, लेकिन इस डील के बीच में उसे थोड़ा सा शक होता है कि जिससे वो डील कर रहा है वो कोई सस्पिशियस व्यक्ति है और बीच में ही भजन सिंह भिंडर डील को कैंसिल कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये जो डीलर था जिससे वो एम्युनिशन की डील कर रहा था वो कोई डीलर नहीं था, बल्कि वो यूएसए का एक अंडरकवर एजेंट था जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग के कारण उसके पीछे पड़ा हुआ था और सारा इन्फॉर्मेशन उससे निकालता जा रहा था। अब साल आ जाता है 2000 और इस समय तक जो हमारे बॉर्डर के सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं और इस कारण से भजन सिंह और पाकिस्तान के आईएसआई वाले उतनी आसानी से ड्रग्स और वेपन्स इंडिया में नहीं पहुंचा पा रहे थे जितनी आसानी से वो पहले कर पा रहे थे। और इसके लिए ये जरूरी था कि ये जो K2 ग्रुप बनाया गया था, खालिस्तान कश्मीर ग्रुप, इसको अपडेट किया जाए। तो ये जो K2 ग्रुप था इसको अपडेट किया गया और ड्रग्स और एम्युनिशन को प्रोवाइड करने के साथ साथ एक और दूसरा वॉर शुरू किया गया और ये था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब यहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर शाहिद महमूद मल्ही, जिसका कि कोड नेम था चौधरी साहब, जो कि इस पूरे K2 ग्रुप को हैंडल कर रहा था, इसने बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जैसे कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, लश्कर खालसा और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन जो कि कनाडा में बेस्ड था लेकिन कंट्रोल वो पाकिस्तान से ही होता था। और ये सब जो बातें अभी मैंने आपको बताया, ये सब बातें इंडियन गवर्नमेंट को तब पता चला जब उन्होंने शाहिद महमूद मल्ही यानी कि जो चौधरी साहब है उसके कंप्यूटर को हैक किया और वहां से उनके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास डाउनलोड किया। इन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे ऐसे खुफिया चीजें निकली जिसका कि अंदाजा इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज को भी नहीं था। इन डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंडम 2020 का पूरा रोड मैप था। ये वही रेफरेंडम 2020 का रोड मैप जिसको कि SFJ फाउंडेशन हर जगह स्प्रेड कर रहा था और इस SFJ फाउंडेशन के कई वीडियोस आपने अक्सर देखे होंगे और जो इसके वीडियोस में नजर आता है इसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए ये जरूरी था कि पाकिस्तान की आईएसआई वालों के पास और ये जो भजन सिंह भिंडर है इसके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कि लिखना बहुत अच्छे तरीके से आता हो और जो कि गोरा हो यानी कि फॉरेनर हो, ताकि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज को इस बात की खबर भी ना लगे। तो 2007 में भजन सिंह भिंडर ने OFMI बनाया यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया, लेकिन इसका सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया नाम ही था, इसमें कोई भी इंडियन नहीं काम कर रहा था। और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसने एक व्यक्ति को हायर किया जिसका कि नाम था पीटर फ्राइडरिच। इस अपडेटेड K2 ऑपरेशन का गोल ये था कि इंडिया की इमेज को खराब करना है और इसके लिए इंटरनेट के ऊपर न्यूज आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, फेक न्यूज फैलाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से न्यूज पब्लिश किए जाते हैं। और जिन दलों के बारे में अभी मैंने आपको बताया था जो कि शाहिद महमूद मल्ही ने बनाया था यानी कि चौधरी साहब ने बनाया था, इन सबको यूज किया गया। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट होता है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, इसका चीफ था हरमीत सिंह और हरमीत सिंह एक टीचर था, इसके पास एक PhD की डिग्री थी और इसलिए पाकिस्तान के आईएसआई वालों ने इसे कोड नेम दिया हैप्पी PhD। ये हरमीत सिंह खालिस्तान बनाने के नाम पे सिखों से सपोर्ट लेता था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर इसका काम था कि पाकिस्तान के आईएसआई से ये ड्रग्स पाकिस्तान से इंडिया सप्लाई करे और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान से एम्युनिशंस को इंडिया सप्लाई करे। एक दिन पाकिस्तान में ड्रग्स और पैसे के लफड़े के कारण किसी ने इसे गोली मार दिया। अभी जो दूसरा ग्रुप था लश्कर खालसा, इसके लोग ट्विटर और फेसबुक पे अलग अलग नाम से अकाउंट और पेज चलाते थे और इनके नाम थे आजाद जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद खालिस्तान। तो इस तरीके के फेसबुक पेज बनाए गए और वहां से लोगों को हायर किया जाता था। जो यूथ भी इन सब चीजों में इंटरेस्टेड रहते थे वहां से उनको हायर किया जाता था। जस्ट सेम जिस तरीके से ISIS काम करता है, लोगों को रिक्रूट करता है ऑनलाइन, सेम उसी तरीके से उसका कॉपी पेस्ट था। अब ये जो लश्कर खालसा है इसका एम ये था कि जो भी कश्मीरी मिलिटेंट यूथ है और जो खालिस्तानी मिलिटेंट यूथ है इन लोगों को इंटरनेट के ऊपर ये जोड़ने का काम करता था। कह सकते हैं कि एक तरीके से कश्मीरी मिलिटेंट और खालिस्तानी मिलिटेंट के बीच में ये ब्रिज का काम कर रहा था। और ये जो प्रोजेक्ट था वो 2016 में शुरू किया गया था क्योंकि इंटरनेट का जो जमाना था वो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हुआ था जब
जियो आया था। अब जब हमारे बॉर्डर पे चाइना से स्टैंड अप हुआ तो SFJ फाउंडेशन के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने चाइना के शी जिनपिंग को लेटर लिखा और चाइना से सपोर्ट मांगा खालिस्तान के लिए, और बदले में वो चाइना की हेल्प करेगा अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग करने में और उसके साथ साथ सिक्किम को भी भारत से अलग करने में। मतलब कि चोर चोर मौसेरे भाई। 2018 में रिपब्लिक टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में ये पता चलता है कि दल खालसा का ऑफिस चाइना के बीजिंग में भी है और उन्हें चाइना से फुल सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि मैंने इतने सारे दलों के नाम बता दिए, इतने सारे ग्रुप के नाम बता दिए कि बहुत ज्यादा ये हौच पौच हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। इसको आप सिर्फ इतना समझ लो कि पाकिस्तान के आईएसआई ने बहुत सारे ग्रुप बनाए थे, बहुत सारे दल बनाए थे, जिनका कि मेन एम ये था कि खालिस्तान का जो मूवमेंट है इसको सपोर्ट कर सके। और इन दलों का काम था कि इंडिया के अंदर एमुनिशन प्रोवाइड करना, ड्रग्स प्रोवाइड करना और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करना, यानी कि फेक न्यूज फैलाकर इंडिया की इमेज को खराब करना। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग भी खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं उनको ये चीज समझना चाहिए कि हमारे कितने सारे सिख भाइयों ने बॉर्डर पे अपनी जान की आहुति दे दी थी, अपने जान का बलिदान दे दिया था जब चाइना से हमारे देश का युद्ध हुआ था या जब पाकिस्तान से हमारे देश का युद्ध हुआ था। तो खालिस्तानी समर्थक बनने के चक्कर में कम से कम अपने जो सिख भाई है उनके कंट्रीब्यूशन को मत भूल जाना। कुछ ऐसे सिख है जो कि इस खालिस्तान का समर्थन करते हैं क्योंकि उनको इससे फायदा मिल रहा है, उनका नेटवर्क चल रहा है, उनको फंड्स आ रहे हैं, उनका ट्रैफिकिंग चल रहा है। मैक्सिमम सिखों को इस खालिस्तान के मूवमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो लोग इस चीज को भाव भी नहीं देते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक सिख को प्लीज खालिस्तानी ना बोले। तो अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा था क्योंकि इंटरनेट का जो जमाना था वो अब आ चुका था। लोगों के हाथ में मोबाइल फोन आसानी से मिल रहे थे, उनके पास डेटा पैक था। तो ये जो K2 ग्रुप बनाया गया था और इसको अपडेट किया गया था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से, अब ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था ना, इस नैरेटिव को और तेजी से पुश किया जाने लगा। OFMI ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि भजन सिंह ने बनाया था, जिसको कि पीटर फ्राइडरिच कंट्रोल कर रहा था, वो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लीड करता है। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को और क्रेडिबल बनाने के लिए, ताकि लोग इस चीज का और भरोसा करें, ये जरूरी था कि इंडिया के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, इंडिया के अंदर जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, इंडिया के अंदर जो सोशल एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, इंडिया के अंदर जो एक्टर्स बैठे हुए हैं, उनकी मदद ली जाए, ताकि जब वो लोग इनके आर्टिकल्स को, इनके नैरेटिव को एम्पलीफाई करें, यानी कि स्प्रेड करें, तब इंडिया के जो लोग हैं, हमारे भारत देश के जो लोग हैं, वो इस चीज को और ज्यादा बिलीव करें। तो OFMI के पीटर फ्रेडरिक ने एक नेक्सस बनाया जिसमें भारत के जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और साथ ही साथ पूरी दुनिया से लोग जुड़े हुए थे और उन्हें इस चीज के लिए बहुत हेवी अमाउंट में पैसे पे किए जा रहे थे। फिलहाल अभी हम लोग अपने भारत देश के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। डिसइंफॉर्मेशन लैब एक इंडिपेंडेंट रिसर्च लैब है जो कि यूरोप बेस्ड है और इनका काम होता है इंटरनेट के ऊपर जो भी डिसइंफॉर्मेशन फैल रहा है उसके बारे में रिसर्च करना और उस चीज को एक्सपोज करना। तो यूरोप बेस्ड इस डिसइंफॉर्मेशन लैब ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि पीटर फ्राइडरिक ने वेरीफाइड लोगों का एक नेक्सस बनाया जिसमें कि आकाश बनर्जी, स्वरा भास्कर, रवीश कुमार, प्रशांत कनौजिया, राणा अयूब जैसे लोग मिल जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो OFMI के जो आर्टिकल्स हैं वो ये लोग आपको शेयर करते हुए मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि राणा अयूब कैसे OFMI के आर्टिकल्स को शेयर करती है और इसके साथ ही OFMI का जो हैंडल है वहां से राणा अयूब को फॉलो किया जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान के ISI और खालिस्तानियों का ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है इसको एम्पलीफाई करने का काम हमारे देश के अंदर बैठे हमारे देश के गद्दार ही करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि इंटरनेट के ऊपर जब भी कोई ऐसी चीज वायरल होती है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जा रही होती है, कोई नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा होता है, तो ये लोग उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं। OFMI का एम है इंडिया के इमेज को बर्बाद करना, इंडिया को फासिस्ट दिखाना, इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को टारगेट करना। आपने देखा होगा कि ये लोग पुलवामा अटैक पे भी क्वेश्चन करते हैं, हमारे आर्मी के ऊपर ही सवाल उठाते हैं। साथ ही साथ जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसमें भी हमारे देश के ऊपर ही सवाल उठा रहे थे, हमारे आर्मी पे भी सवाल उठा रहे थे, ताकि जो पाकिस्तान की ISI है वो व्हाइट वॉश हो जाए। अब पैसे पाकिस्तान के ISI और खालिस्तानियों से आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उनका ही गुणगान करेंगे, उनको ही व्हाइट वॉश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे इन्होंने हमारे देश की इमेज को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। जब भी कोई कोविड का नया वेरिएंट आता था तो ये लोग उसको नाम दे देते थे इंडियन वेरिएंट, जबकि ऐसा करने से हमारे देश का नाम खराब हो रहा था। इन्होंने हमारे देश के वैक्सीन की बेइज्जती भी की, हमारे साइंटिस्ट का मजाक उड़ाया। साथ ही साथ जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तो उस समय पे भी आपने देखा होगा कि ये लोग वही सेम काम कर रहे थे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन जो कि एक कनाडा में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम होता है कि जो सिंगर्स होते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये लोग उनको अप्रोच करते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है इसके लिए उन लोगों से ट्वीट करवाते हैं, पोस्ट करवाते हैं। इसके को फाउंडर मोह धलीवाल ने ट्वीट करके रिहाना को फार्मर्स प्रोटेस्ट पे ट्वीट करने के लिए कहा था, जो कि एक टूल किट का हिस्सा था, जो कि बाद में ग्रेटा थनबर्ग के गलती के कारण एक्सपोज हो गया था।
और इस ट्वीट के लिए रिहाना को 18 करोड़ रुपए मिले थे। तो इस तरह से अलग अलग सेलिब्रिटीज से खालिस्तान के समर्थन में पोस्ट डलवाए जाते हैं। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं कि आजकल ये जो बहुत सारे सो कॉल्ड सिंगर्स जो कि खालिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको कहाँ से फंडिंग आ रही होगी वो आप समझ रहे होंगे। 2019 में भजन सिंह भिंडर, वीरामणि और पीटर फ्रेडरिक एक साथ मिलते हैं और EVR के 141वें बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब सारे एंटी नेशनल्स एक साथ, आईएसआई प्लस खालिस्तानी प्लस द्रविड़ नाडु की डिमांड करने वाले प्लस जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं वो लोग, सब लोग एक साथ मिलते हैं क्योंकि इन सब का जो एनिमी है वो सेम है और वो है भारत, हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश में कितने सारे गद्दार बैठे हुए हैं आपने देख लिया, कैसे पाकिस्तान का जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें ये लोग सपोर्ट करते हैं, उनके नैरेटिव को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। और इसी के बारे में हमारे लेट सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर ने पहले ही आगाह कर दिया था कि हमारे देश को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर खालिस्तानियों की कनाडा वकालत क्यों कर रहा है। कनाडा के टोटल पॉपुलेशन का 2% पॉपुलेशन सिख है और इसके साथ साथ कनाडा के जो टॉप लेवल के अधिकारी है वहां पे सिख मौजूद है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे सिख खालिस्तान का समर्थन करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि एक्चुअली में खालिस्तान का समर्थन करते हैं। तो वहां से उनको प्रेशर आता है और उसके साथ साथ वोट बैंक का डर भी, और इसलिए जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है वो खालिस्तान का समर्थन करती है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है उसको कुछ सीट हमेशा कम पड़ जाते हैं अपने सरकार को बनाने के लिए, और यहीं पे उनकी हेल्प करती है NDP। और ये जो NDP पॉलिटिकल पार्टी है इसमें खालिस्तानियों का जो समर्थन है वो कितना है वो आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैक्सिमम से केस खालिस्तान के मूवमेंट के अगेंस्ट रहते हैं, इसको हवा भी नहीं देते हैं, लेकिन कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि अगर वो खालिस्तानियों का समर्थन करेंगे तो सिख उनको वोट देंगे। तो ये जो हरदीप सिंह निज्जर था जिसके बाद कि पूरा मामला शुरू हुआ, ये बब्बर खालसा के लिए काम करता था जो कि एक आतंकवादी ग्रुप है, और बब्बर खालसा के बाद ये खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ बन गया था। जब मैंने खालिस्तान पार्ट 1 बनाया था तो उसके बाद मुझे मेल आया था हमारे एक सिख भाई से, और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि अगर ये जो खालिस्तान का मुद्दा है इसको जड़ से खत्म किया जाए तो उसके लिए कुछ चीजें उन्हें करनी पड़ेगी, जैसे कि बेअदबी एक्ट को लाना ताकि कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरेस्पेक्ट ना कर सके। पंजाब के अंदर जो ड्रग्स का नेक्सस चल रहा है, पंजाब के अंदर जो गैंगस्टर का नेक्सस चल रहा है, ये जो वेपन्स का कल्चर चल रहा है इसको जड़ से खत्म कर दे। इसके साथ साथ जो गुरुद्वारा वगैरह है पंजाब के अंदर उसके 2 किलोमीटर के रेडियस के आसपास से जो भी नशीले पदार्थ की बिक्री होती है उसको वहां से हटा दे, और इसके साथ साथ सिखों को रिलीजियस ऑटोनॉमी दे दिया जाए। तो ये सब जो मूवमेंट है खालिस्तान मूवमेंट, इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है, ऑलमोस्ट खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये सब चीजें जब होंगी तो सिख कम्युनिटी जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत सारे एट्रोसिटीज झेले हुए हैं उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। देखिए, मैं जब भी वीडियोस अपलोड करता हूँ आपने देखा होगा मैं कितना रिसर्च करता हूँ, एडिटिंग में कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन बहुत बार क्या होता है YouTube हमारे रीच को कम कर देता है, वीडियोस उस लेवल तक पहुंच नहीं पाती हैं, बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं, और इसीलिए मैंने WhatsApp चैनल बनाया है क्योंकि WhatsApp तो ऑलमोस्ट सारे लोगों के मोबाइल में होता ही है। तो आपको वीडियोस डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए, जो भी अपडेट है हमारे वीडियोस के या जो हमारे आने वाले वीडियोस है उसके लिए टॉपिक के लिए जो सजेशंस थे वो मैं आपसे ले सकूं, इसलिए मैंने WhatsApp चैनल बनाया है। उसका लिंक मैंने पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग उस WhatsApp चैनल को ज्वाइन करें ताकि हम लोगों का जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके।